हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पेपर 2 लिया था हमने, आधुनिक विश्व का इतिहास। उसका फर्स्ट टॉपिक लिया था पुनर्जागरण या रेनेसां। उसका मैंने अर्थ एवं विशेषताएं बताई थी। आज हम लेंगे पुनर्जागरण के कारण, कॉजेज़ ऑफ द रेनेसां। तो पहला कारण है धर्म युद्ध एवं पूर्वी देशों से संपर्क। यह माना जाता है कि पुनर्जागरण काल में स्वतंत्रता मूलक अनुसंधान के आरंभिक प्रेरणा सूत्र धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप यूरोप के पूर्वी देशों के संपर्क के माध्यम से प्राप्त हुए। ये धर्म युद्ध ईसाइयों द्वारा अपनी पवित्र भूमि जेरूसलम को मुस्लिम आधिपत्य से मुक्त करने के लिए लड़े गए थे। सन 1096 से 1271, 1096 से 1271 के मध्य कुल 8 धर्म युद्ध लड़े गए। यद्यपि ईसाई लोग अपनी पवित्र भूमि को प्राप्त करने में असफल रहे, लेकिन धर्म युद्धों के माध्यम से यूरोप वासियों का पूर्वी देशों से जो संपर्क हुआ, उसके कारण यूरोप का वर्षों से चल रहा जड़तापूर्ण अलगाववाद टूटा एवं यूरोप में अनेक नवीन विचारों एवं वस्तुओं का आगमन हुआ, जिसने पुनर्जागरण की प्रक्रिया को गति दी। पुनर्जागरण के संबंध में धर्म युद्धों के प्रभाव को इस प्रकार कुछ बिंदुओं द्वारा भी समझा जा सकता है। पहला, धर्म युद्धों के माध्यम से यूरोप वासियों को पूर्वी देशों के अपेक्षाकृत उदारवादी विचारों को जानने का अवसर मिला। धर्म युद्धों से लौटकर आए व्यक्ति एक विस्तृत बौद्धिक क्षितिज के साथ लौटे और उन्होंने यूरोप की संकुचित एवं जड़तापूर्ण मानसिकता पर अनेक प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। दूसरा, धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप पूर्वी संस्कृतियों के संचित ज्ञान को प्राप्त करने की दिशा में यूरोप के विद्वान सचेष्ट हुए। धर्म युद्ध में गए लोगों के माध्यम से यूरोप वासियों को पूर्वी देशों के उदार दार्शनिक विचारों, अरबी संख्याक, कुतुबनुमा, कागज़ आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। अरस्तु के वैज्ञानिक ग्रंथ भी पूर्वी देशों के माध्यम से पुनः यूरोप में आए। तीसरा, धर्म युद्धों के माध्यम से पूर्वी देशों की अनेक वस्तुएं यूरोप में आई, जैसे मसाले, सुगंधित द्रव्य, रेशम, मलमल, चीनी औषधियाँ, शीशे की वस्तुएं, बहुमूल्य पत्थर, कालीन, खजूर, शराब आदि। यूरोप के बाज़ारों में इन वस्तुओं की मांग अत्यधिक बढ़ गई, जिसके फलस्वरूप व्यापार एवं वाणिज्य को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला। चौथा, धर्म युद्धों में ईसाइयों की पराजय के कारण तथा पूर्वी देशों के उदारवादी विचारों के आगमन के कारण यूरोप वासियों की चर्च के प्रति मुग्धावस्था कुछ भंग हुई और उन्हें चर्च की अपराजेयता एवं दोषविहीनता में पूर्ण विश्वास नहीं रहा। अब अगला कारण है पुनर्जागरण का आर्थिक परिवर्तन। यूरोप के आर्थिक जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन हो रहे थे जिन्होंने सामंती मैनर प्रणाली को कमज़ोर बना दिया एवं ऐसे नए वर्ग की सृष्टि की जो चर्च एवं धर्म अधिकारियों के प्रभाव को सहजता से स्वीकार नहीं कर रहा था। ऐसा वर्ग नवीन व्यक्तिवाद का पोषक एवं संरक्षक बन गया। यूरोप के आर्थिक जीवन में हुए परिवर्तनों ने पुनर्जागरण में इस प्रकार से सहयोग दिया। पहला, व्यापार के विकास एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था ने आत्मनिर्भर सामंती व्यवस्था को खोखला एवं जर्जर बना दिया, जिसके कारण कृषक अपने सामंतों के माया जाल से शने शने मुक्त होने लगे और उनमें स्वाभिमान विकसित होने लगा और उनके साथ ही स्वतंत्र चिंतन की आकांक्षा भी। दूसरा, व्यापार के विकास ने यूरोप में एक समृद्ध व्यापारिक वर्ग को जन्म दिया, जिसने चर्च एवं पादरियों के आधिपत्य को अपनी नवीन जीवन शैली में स्वीकार नहीं किया। तीसरा, यूरोप की वाणिज्यवादी गतिविधियों एवं मुद्रा अर्थतंत्र की सफलताओं ने नए नगरों जैसे वेनिस, जेनेवा, फ्लोरेंस, मिलान आदि को विकसित किया। इनमें से कुछ स्वतंत्र नगर राज्य बन गए
और नवीन बौद्धिक अनुसंधान का आरंभ हुआ। ये नगर पुनर्जागरण युग के साहित्यकारों एवं कलाकारों के आश्रय स्थल बने, जहाँ उन्होंने अपेक्षाकृत निर्विघ्न अवस्था में अपने आंतरिक विचारों को अभिव्यक्ति दी। अब नेक्स्ट कारण पुनर्जागरण का है कागज़ का प्रयोग एवं छापे खाने का आविष्कार। यूरोप में 14वीं शताब्दी में लेखन कार्य में कागज़ के प्रयोग एवं 15वीं शताब्दी में हुए छापे खाने के आविष्कार ने पुनर्जागरण के प्रसार में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। 14वीं शताब्दी से यूरोप में लेखन कार्य में कागज़ का प्रयोग किया जाने लगा, जो अपेक्षाकृत अधिक सस्ता एवं लोकप्रिय माध्यम था। लगभग 1450 ईस्वी में जर्मनी के जोहान गुटेनबर्ग ने मुद्रण कला या छापे खाने का आविष्कार कर लिया था। 1455 ईस्वी में जर्मनी में एक मुद्रणालय यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी की गई। शीघ्र ही यह कला यूरोप के अन्य देशों में प्रसारित हो गई। छापे खाने का आविष्कार ज्ञान के प्रसार की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले पांडुलिपियाँ हस्तलिखित होती थीं, जिन्हें बहुत कम व्यक्ति पढ़ पाते थे और वे भी अधिकांशतः चर्च के नियंत्रण में रहती थीं। बाइबल को पढ़ने एवं समझने के लिए अब धर्म गुरुओं के संरक्षण की आवश्यकता नहीं थी, वह एक प्रकाशित पुस्तक के रूप में उपलब्ध थी। अगला कारण है पुनर्जागरण का कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। कुस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य, जो बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था, उसकी राजधानी थी। इस नगर में अनेक पुस्तकालय थे और यह नगर क्लासिकी एवं अन्य विधाओं के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 1453 ईस्वी में ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने के बाद ऑटोमन तुर्कों ने नगर को लूटना खसोटना प्रारंभ किया, जिससे आतंकित होकर वहां बसे हुए अनेक यूनानी विद्वान क्लासिकी साहित्य के ग्रंथों के साथ इटली एवं यूरोप के अन्य देशों में पलायन कर गए। इन विद्वानों ने प्राचीन यूनान एवं रोम के क्लासिकी साहित्य के अध्ययन में यूरोप वासियों की अभिरुचि जागृत करने में एक महत्वपूर्ण मानवीय केंद्र का काम किया। ऐसा माना जाता है कि पुनर्जागरण की प्रक्रिया, जो यूरोप में पहले से चल रही थी, इस घटना के बाद त्वरित हुई। अगला कारण है पूर्व एवं पश्चिम के संपर्क का केंद्र मंगोल साम्राज्य। 13वीं शताब्दी में चंगेज़ खान के पौत्र कुबलई खान ने एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, जिसके अंतर्गत रूस एवं चीन सहित एशिया का बहुत बड़ा क्षेत्र तथा जापानी एवं पीत समुद्र से लेकर पोलैंड एवं हंगरी का सीमावर्ती प्रदेश भी सम्मिलित था। इस विशाल साम्राज्य के अंतर्गत ईसाई, बौद्ध, इस्लाम एवं अन्य अनेक धर्मों के अनुयायी रहते थे। मंगोल साम्राज्य का दरबार एशिया एवं यूरोप की मिलन स्थली बन गया। यहाँ पूर्वी एवं पश्चिमी देशों के मध्य महत्वपूर्ण वैचारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। यूरोप की जड़ता एवं तंद्रा टूटी और पूर्वी देशों की उदारवादी विचार तरंगों ने उसे उद्वेलित किया। धीरे धीरे पुनर्जागरण की नवीन चेतना का प्रसार होने लगा। वेनिस का प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो भी कुबलई खान के दरबार में 1275 ईस्वी में पहुंचा था एवं वह वहां 1292 ईस्वी तक रहा। वहां के अनुभवों पर आधारित उसका यात्रा वृतांत यूरोप वासियों के लिए अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं से ओतप्रोत था। मंगोल साम्राज्य के माध्यम से भी यूरोप वासियों को कुतुबनुमा, बारूद एवं कागज़ की जानकारी प्राप्त हुई। पूर्व एवं पश्चिम के संपर्क का एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के कारण मंगोल साम्राज्य यूरोप में नए विचारों के आगमन का माध्यम बना और इस प्रकार पुनर्जागरण में सहायक हुआ। अगला कारण है स्कॉलिस्टिक विचारधारा एवं तर्क बुद्धिवाद। मध्यकालीन यूरोप का एक साहित्यिक सांस्कृतिक प्रयोग था स्कॉलिस्टिक दर्शन या स्कॉलिस्टिसिज्म। इस दर्शन के अंतर्गत ईसाई धर्म के सिद्धांतों को समझने के लिए श्रद्धा के स्थान पर तर्क बुद्धि या तार्किक चिंतन के महत्व को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया।
इसके लिए अरस्तु के तर्कशास्त्र को आधार बनाया गया और उसके आधार पर संत ऑगस्टीन के धर्मशास्त्र को व्याख्यायित करने का प्रयास किया गया। स्कॉलस्टिक विचारधारा के माध्यम से तार्किक चिंतन या तर्क बुद्धि की प्रधानता को घोषित करने वाले दो प्रमुख विद्वान थे, अबेलार्ड एवं टॉमस एक्विनास। अबेलार्ड का स्पष्ट कथन था कि तर्क बुद्धि से ही, न कि दबाव से, ईसाई धर्म के प्रति लोगों का विश्वास जगाया जा सकता है। इस प्रकार स्कॉलस्टिक विचारों ने तर्क बुद्धि के महत्व को उजागर किया। तो ये थे पुनर्जागरण के कारण। अब मैं अगले वीडियो में आपको पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में ही क्यों हुआ, उसके क्या कारण थे, उसके विषय में बताऊंगी।